नमस्ते श्रोतागण। बुक रीडर्स टॉक्स ये शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं पहली बार हिंदी में बात करने जा रही हूँ। अगर मुझसे गलतियां हो जाए तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आज हमारे साथ जुड़ी है चारू देव जी। ये अनुवादक लेखक है और इस फील्ड में काफी सालों से काम कर रही है। आइए उनसे बात करते हैं उनके चहेते लेखक के बारे में। नमस्ते चारू जी। नमस्कार। बुक रीडर्स टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे चर्चा करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैं भी आपसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। जी, ज़रूर। चारू जी, आपको किताब पढ़ने की रुचि कब से है? देखिए, किताब मेरे को हाथ में सबसे पहले कहानी के रूप में पढ़ने के लिए आई जब मैंने अपना 4th क्लास का एग्ज़ाम दिया। पास करना तो बहुत बात की बात है। व्हेन आई गॉट फ्री फ्रॉम एग्ज़ाम क्लास 4th एग्ज़ाम, तब मेरे पापा ने अपने ऑफ़िस की लाइब्रेरी से मुझे कुछ किताबें ला के दी पढ़ने के लिए कि अब जब तक तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं आता है, तुम ये किताबें पढ़ो। तो ओके। वो किताबें मुझे बहुत अच्छी लगी और दैट वाज़ द डे व्हेन आई लाइक्ड माय एनुअल एग्ज़ाम। मेरे को अपने एनुअल एग्ज़ाम सिर्फ़ इसलिए अच्छे लगने लगे क्योंकि इनके बाद मुझे कहानी की किताबें पढ़ने को मिलेंगी। ओह! और वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो वो आज की तारीख तक ऐसा बना है कि इन्हीं किताबों के प्यार ने मुझे किताबों के ही प्रोफ़ेशन यानी लाइब्रेरी का एक लाइब्रेरियन बनाया। मैंने लाइब्रेरी में ही अपनी एमफ़िल कंप्लीट करके पीएचडी तक मैं पहुँची और उसके बाद अभी भी मैं राइटिंग का ही काम कर रही हूँ, तो ये किताबों का ही प्यार है, जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। ओह! कितना अच्छा। नाइस। आप कौन-सी किताबें पढ़ना पसंद करती है? देखिए, वैसे तो कोई भी वो किताब जो मतलब किताब क्या मतलब मेरे सामने इवन अगर जैसे पहले तो न्यूज़पेपर के लिफ़ाफ़े आते थे, वो भी अगर आता था ना हमारे घर में तो मैं उसको उलट-पुलट के पढ़ती ज़रूर थी। क्योंकि हर प्रिंटेड पीस में अ, उसमें कुछ न कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ न कुछ ऐसी जानकारी होती है, जो आपके काम आती है। और हुँ। वैसे जैसे-जैसे मैं जिस-जिस उम्र के पड़ाव पर पहुँची मैंने वहाँ-वहाँ उस उम्र के लायक किताबें पढ़ी, तो इसलिए आज मेरे सामने अगर आपको मेरे पास बच्चों की किताबें भी मिल जाएँगी, विमेन्स मैगज़ीन भी मिल जाएँगी, लिटरेचर भी है और सब्जेक्ट बुक्स भी है। तो बस मेरे पास एक किताब होनी चाहिए, फिर मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ओह! ये कितनी अच्छी बात कही आपने। आपके जीवन में किताबें क्या भूमिका निभाती है? जैसे एंटरटेनमेंट, नॉलेज? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि जो भी हमारे सामने शब्द आता है, लिखा हुआ शब्द आता है, वो हमारे को एक मेरे लिए अगर मैं अपनी बात करूँ, ये हर शब्द एक मेरी लाइटिंग लैंप की तरह काम करता है, जो मुझे किसी न किसी फ़ॉर्म में जानकारी, संदेश, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो मतलब जीवन में आगे बढ़ने का संदेश हो, दुःख से उभरने की नीति हो या एक कोई मेरे सब्जेक्ट या नॉन सब्जेक्ट से जुड़ी हुई, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कोई भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हमें वहाँ से मिल जाते हैं, जो हमें जीवन से जोड़ने में और आगे बढ़ने में काम आते हैं। तो हुँ। किताबें हर कि अगर मैं कहूँ कि एक समरी के रूप में कहूँ तो किताबें बुक्स आर जस्ट लाइक अ लाइटिंग लैंप। ओह! ब्यूटीफुल। तो आज आप कौन-से लेखक की बात करना चाहती हैं? देखिए बचपन में पढ़े हुए लेखक जिसमें प्रेमचंद, सरेश्वर सक्सेना, गिरिजा प्रसाद माथुर जैसे बहुत सारे लेखक हैं जिनके बारे में मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। ओके। लेकिन आज के मैं बात करना चाहूँ तो मैं बात करना पसंद करूँगी श्री जयशंकर प्रसाद के बारे में। हाँ। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो हिंदी साहित्य के अगर मैं कहूँ कि पुरोधा मतलब वो एक टावरिंग पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में मैं तो ख़ैर कुछ भी लिखने, बोलने, बोलने लायक हूँ ही नहीं। उनके हुँ। बारे में बहुत से साहित्यकार भी अपने आप को बोलने में अक्षम महसूस करते हैं, कम ओके। महसूस करते हैं, उनके बारे में इतना कुछ है बोलने के लिए। इस लेखक के बारे में और बताइए। देखिए वैसे तो जयशंकर प्रसाद ने कविता, कहानी मतलब काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, काव्य मतलब एक सिंपल कविताएँ, हुँ। महाकाव्य जो
एक पूरी बुक फॉर्म में लिख रही हो, जिसमें शुरू से लेके आखिर तक, और एक अच्छा मल्टीपल, जैसे कामायनी है, कामायनी को महाकाव्य का नाम देते हैं, क्योंकि ये पूरी किताब में जो कुछ भी कहानी दी गई है, कहानी ही कहते हैं, क्योंकि ये बेशक हमारी जीवन की सच्चाई से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इसके चरित्र काल्पनिक है, इसलिए उनको हम कहानी कहते हैं। तो ये 15 भागों में लिखी गया है, इसलिए इसको महाकाव्य कहते हैं। खंड काव्य क्योंकि वो कविता की किताब और महाकाव्य के बीच का होता है, मतलब छोटा होता है, उसमें कहानी होती है, लेकिन थोड़ी छोटी होती है। तो हम्म, इन्होंने सब लिखे हैं, कविता, कहानी, नाटक सब लिखे हैं। लेकिन मुझे जो इनकी सबसे अच्छी रचना पसंद आई, वो आई कामायनी। अच्छा। जिसको हम कामायनी को उपनिषद भी कहा जाता है, काव्य जगत का उपनिषद भी कहा जाता है। हाँ जी, के तो बारे में और आप बता सकती है? हाँ, जयशंकर प्रसाद के बारे में मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी। जयशंकर ओके। प्रसाद को सबसे पहले मैंने क्यों पसंद किया, क्योंकि इनका जो खंड काव्य था, महाराणा का महत्व, वो हमारे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हमारे कोर्स में आया। तो उसकी पंक्तियां जो थी, जो जो मतलब पोर्शन हमारे कोर्स में था, वो बहुत छोटा सा था, कि महाराणा प्रसाद जब जंगलों में भटक रहे थे युद्ध के समय, उस समय उनकी दशा और उनके परिवार के लोगों की दशा क्या थी, और उससे वो कैसे उभरने की कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में वो बुक थी। ओके। मेरे ख्याल में 40 या 40 या 45 पेजेस की वो बुक थी, जिसमें ओके। एक पेज पे मुश्किल से 15 या 20 लाइनें थी, तो इन टोटल 100 या 115 लाइनें थी उस पूरी बुक में। ओके। लेकिन वो इतनी सुंदर लाइनें थी कि उसके लिए जब वो, और वो मतलब आप समझो कि पूरे सेशन में हमें वो 115 लाइनें पढ़नी थी और उनको इलेबोरेट करना था। हाँ। तो जब भी उसके बारे में हमें कुछ असाइनमेंट दिया जाता था, तो बेशक हमारी क्लास सबसे लास्ट में होती थी, उसकी हिंदी की क्लास हमारी उस सीजन में हाँ। सबसे लास्ट में होती थी, लेकिन आई वॉज द फर्स्ट वन टू एंटर इन द क्लास एंड द लास्ट वन टू एग्जिट ओ। फ्रॉम द क्लास। ओके। क्योंकि मुझे वो पर्टिकुलरली वो पोर्शन इतना अच्छा लगता था, एंड मेरे को उस समय उस असाइनमेंट में उस पर्टिकुलर पोर्शन में मेरे को हिंदी में 98-99% मार्क्स मिले थे, जो ओ। कि हमारी टीचर भी मतलब थोड़ी वो थी कि प्राइस के हिंदी साहित्य में इतने अच्छे मार्क्स, और वो भी उससे जिसने 8th के बाद हिंदी ना पढ़ी हो। बढ़िया। मतलब 8th के बाद एज ए सब्जेक्ट हिंदी मेरे पास तभी आया था। हाँ। मतलब उस सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि हिंदी मेरे से छूट गया, लेकिन हम्म, सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में तब आया। उसमें मुझे पता चला कि प्रकृति का मानवीयकरण कैसे होता है और कितना खूबसूरत होता है। ओके। अच्छा। हाँ, हम्म। कि प्रकृति को हम कहते हैं, प्रकृति एक महिला पात्र के रूप में हमारे हम्म, सामने आती है, हाँ। लेकिन हम सुनते हैं प्रकृति हंस रही है, प्रकृति रो हम्म, रही है। तो हाँ। इसको कैसे कैसे उपमा दी जा सकती है, कि प्रकृति रो रही है हमें कैसे पता चलेगा, प्रकृति हंस रही है हमें कैसे पता चलेगा। हाँ। तो ये सारी बातें हमें वहां से पता चली, और इस विशिष्ट विधा को, इस आर्ट को, कला को छायावाद कहते हैं, अच्छा। जिसकी शुरुआत जयशंकर प्रसाद ने ही करी थी। ओके। ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने। बढ़िया। सबसे पहले जो अपनी रचना करी थी, झरना, काव्य जगत की सबसे पहली रचना है झरना, हम्म, जहां से इन्होंने छायावाद की शुरुआत करी थी। और कामायनी जिसकी मैं जिक्र कर रही हूँ, ये तो है ही पूरी, मतलब इसके जो पात्र हैं, वो पूरे ही पूरे प्रकृति के ही हैं, प्राकृतिक ही हैं, काल्पनिक होते हुए भी प्राकृतिक हैं। अच्छा। इसके जो मुख्य पात्र हैं, वो है मनु, यानी हम्म, आपने सुना होगा कि इंग्लिश में जो हमारे आते हैं एडम और ईव, और हिंदी में हाँ हमारे कहते हैं मनु। मनु हमारे जी। प्रथम पुरुष थे। तो हम्म। प्रथम पुरुष जो है, वही इस काव्य के, महाकाव्य के प्रथम हम्म। पात्र भी हैं। ओके।
और उनकी जो जीवन संगिनी, जो नारी जीवन संगिनी है, उसका नाम है श्रद्धा। ओह! तो यहाँ पर उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, श्रद्धा को परिभाषित, श्रद्धा मतलब जो उनकी हुँ, महिला पात्र है, हुँ, उसको परिभाषित करते हुए कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ओह! मतलब तुम्हारा परिचय श्रद्धा के रूप में है। हुँ, विश्वास रजत नग पगतल में, हुँ, अपने विश्वास भरे पैरों से धरती और आसमान पर चलने वाली श्रद्धा हो। पीयूष, देखिए यहाँ पर इनकी जो दूसरी विशेषता है, खड़ी बोली, मतलब जो हुँ, हमारे उस समय की बोली थी, जो जनमानस की बोली थी, वो खड़ी बोली थी। हम ओके, जो इस समय बोल रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश मिक्स, और जिसको अगर मैं फिर से दोबारा से जनमानस में कहूँ तो खिचड़ी भाषा बोल रहे हैं, जिसमें हाँ, बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं। लेकिन उस बराबर, समय जो भाषा के थी वो खड़ी बोली थी, तो इन्होंने ओके, शब्द का प्रयोग किया है, पीयूष स्रोत सी बहा करो। हुँ, मतलब तुम्हारे हृदय में जो अमृत है, जो प्यार है, उसकी धारा के समान बहा करो। कहाँ? जीवन के सुंदर समतल में, हुँ, जीवन के सुनहरे और समतल पथ पर अमृत के समान बहा करो। वाह! अगली लाइनें देखिए, बहुत सुंदर है, हुँ, नारी हुँ, को परिभाषित करते हुए उन्होंने दी है, हुँ, हुँ, आंसू से भीगे अंचल पर। हुँ, अंचल मतलब आंचल, हाँ, मतलब आंचल जो तुम्हारा आंसुओं से भीगा हुआ है। हुँ, अब आंचल अगर आंसुओं से भीगा हुआ है, यानी मन में इतनी पीड़ा है कि तुम्हारा आंचल आंसुओं से भीग गया है। हुँ, आंसू से भीगे अंचल पर मान का स्वच्छ रखना होगा। मान हुँ, यानी अभिमान और अपना मान, हाँ, यानी अपने तुम्हें, जो तुम्हारा आंचल आंसुओं से भीगा हुआ है, उसके हुँ, अंदर तुम्हें अपना मान और अभिमान दोनों सजा कर रखना होगा। हुँ, तुमको अपनी स्मित रेखा यानी बहुत हल्की सी मुस्कान, ओके, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। हुँ, संधि पत्र किसके लिए, किसके साथ? हर उस रिश्ते के साथ जो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। हुँ, इसका मतलब उन्होंने नारी के अस्तित्व, नारी के नारित्व और उसके स्त्रीत्व, हुँ, तीनों को संभालते हुए कहा है कि संधि पत्र यानी एक, किसी भी समय के विवाद में, चाहे वो हुँ, नारी से नारी का हो या नारी से पुरुष का हो, पिता पुत्र भाई या किसी से भी हो, एक संधि की जो पहल है वो नारी ही कर सकती है, क्योंकि हुँ, उसके अंदर कोमलता की भावना होती है। हुँ, इस कोमलता को सहेजते हुए वो संधि पत्र लिख सकती है। बहुत इसलिए बढ़िया, ये मेरी लाइन है, ये मेरे बहुत दिल के करीब ये लाइन है। बहुत ही बढ़िया। चारू जी, आपके अनुसार इस लेखक की कौन-सी किताब हर किसी को पढ़नी चाहिए? देखिए, वैसे तो इनकी हर किताब अपने आप में वो मोती है जिसको हाथ में लेकर हम अपने को जगमगा सकते हैं। हुँ, लेकिन फिर भी मैं फिर से इसी किताब का जिक्र करूंगी जिसका मैंने अभी जिक्र करा, कामायनी। ओके, क्योंकि कामायनी जो है, कामायनी के पात्र, चरित्र और घटनाएं, हुँ, वो बेशक कल्पना के ताने बाने से जुड़े हुए हैं, हुँ, लेकिन उसमें उसके पात्रों के चलते हुए, उनके उसके पात्रों के मन में जो अंतर्द्वंद चलता है, हुँ। चाहे वो मनु और श्रद्धा के बीच में हो, इसकी कहानी इसको मैं, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं क्या इसकी कहानी को बड़ी शॉर्ट में बता सकती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, प्लीज़ बताइए। इसकी कहानी वहां से शुरू होती है जब हमारी जल प्रलय के बाद सृष्टि का अंत हो गया था। ओके, हुँ, मतलब जब देवताओं के ने इतना आतंक मचाया कि ब्रह्मदेव को इस सृष्टि का अंत करना पड़ा। हुँ, तो उस समय एक छोटी सी नाव में एक व्यक्ति शेष बच गया, जीवित बच गया, जिसका नाम कवि ने मनु दिया है। ओके, वो मनु जब किसी तरह से समुद्र के किनारे पहुंचे, तो उनको एक साथी की जरूरत महसूस हुई, तो थोड़े समय बाद उनको लगा कि मैं तो अकेला हूँ। तो यहाँ पर जब तक उनको दूसरा कोई साथी नहीं मिला,
तब उनको जो जीवन का सार समझ में आया कि जीवन तो क्षणभंगुर है। हुँ। मतलब कल तक हमारे पास सब कुछ था, आज हमारे पास कुछ नहीं है। पर हुँ, कल क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। तो हम हुँ, क्यों इसके ऊपर इतना अभिमान करते हैं? हम हुँ, किस लिए इतना, क्योंकि उनको वो सारी बातें याद थी जो जब वो देवता के रूप में थे और वो अपने सारे सुख भोग रहे थे। तो उसके बाद उनको दूसरा व्यक्ति एक नारी के रूप में मिला, श्रद्धा। हुँ, हुँ, श्रद्धा के साथ उन्होंने जीवन शुरू करा। यहाँ पर कवि ने श्रद्धा को भी परिभाषित किया है। श्रद्धा कौन है, किस तरह से है, किस तरह से नारीत्व के गुण होते हैं और अपने गुणों को कैसे वो संभाल के एक हुँ, दम्भी पुरुष, क्योंकि जिस समय श्रद्धा मानव मनु के जीवन में आई, उस समय तक मनु जो थे वो अपने आप को संभाल के और जीवन यापन शुरू कर चुके थे। तो कहीं हुँ, न कहीं उनके मन में दम्भ आ गया था, घमंड आ गया था कि ओके। मैं जो हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, हाँ, लेकिन उनके सामने फिर आई श्रद्धा। हाँ। उनको लगा कि श्रद्धा जो है मतलब ये एक कोमल प्राणी है, क्योंकि हुँ, उनको तो नहीं पता ना कि ये नारी है, उनकी कोमल हुँ, प्राणी है, तो ये मेरी तरफ अपने आप क्यों नहीं आ रही है? हुँ, तब जो श्रद्धा नारी है, वो हुँ, अपने नारीत्व को संभालते हुए मनु के पास जाती है और उनको कोमल हाथों से स्पर्श करती है। ओके। बट उस स्पर्श से मनु का जो घमंड था वो हुँ, हुँ, बह जाता है और वहां उन्हें महसूस होता है कि घमंड वीरता में नहीं है। ओह! हुँ, जब तक हमारे को प्यार नहीं मिलता, हम संपूर्ण नहीं हो सकते, हम हुँ, पूर्ण नहीं हो सकते। हुँ, जी, फिर वहां से बिल्कुल। सृष्टि का आरंभ होता है हाँ, और मानव के रूप में उनका एक पुत्र का जन्म होता है। ओके। हुँ, यहाँ पर जो है मनु के मन में ईर्ष्या का भाव आता है अपने पुत्र के प्रति, हुँ, क्योंकि यहाँ पर उनको लगता है कि जिस पर मेरा एकाधिकार था, अब उस एकाधिकार को बाँटने वाला दूसरा कोई आ गया है। हाँ, हाँ, बराबर। तो वो श्रद्धा को उसी हालत में, मतलब हुँ, उस समय उनका पुत्र हुआ नहीं था, वो उसी हालत में उनको छोड़ के चले जाते हैं। यानी जिस नारी को उन्होंने इतना प्यार दिया और जिस नारी ने उनको इतना संभाला, वो उस नारी को अपनी ईर्ष्या के चलते छोड़कर चले जाते हैं। हुँ, हुँ, जहाँ दूसरी जगह जाते हैं, वहां फिर उन्हें एक नारी मिलती है, ले हुँ, ईड़ा, ईड़ा नाम की एक नारी मिलती है, लेकिन वो नारी श्रद्धा से थोड़ी सी अलग थी। हुँ, उसके अंदर वीरता का गुण भी था। हुँ, वो फिर मनु को संभालती है और उनको हुँ, उनकी गलतियों का एहसास दिलाती है। हाँ, फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर से पूरी 15 भागों में ये जो कहानी चल रही है, इसके माध्यम से उन्होंने पात्रों के चरित्र, शासन, उनके जीवन में आने वाली घटनाओं के माध्यम से संपूर्ण मानवता को इतने संदेश दिए हैं कि हुँ, अगर हम खुद एक किताब लेके बैठेंगे ना, तो शायद हमारे लिए दिन क्या महीने भी कम पड़ेंगे पढ़ने में और उसको समझ के आगे बढ़ने में। आगे बढ़ते हैं। बहुत, बहुत अच्छा बताया आपने। तो इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये किताब जो है, हुँ, ये हर किसी व्यक्ति को, हर उस व्यक्ति को जो अपने आप में अपने आप को समझता है कि मैं कहीं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। क्योंकि हुँ, जयशंकर प्रसाद ने एक जगह लिखा है कि जब व्यक्ति अपनी बुद्धि से काम ना करके अपने दम्भ को अपने ऊपर हावी होने देता है, तो वो आगे नहीं बढ़ता है। हाँ। तो ये उसके लिए संदेश है। शासक ये समझता है क्योंकि मैंने जनता के लिए नियम बनाए हैं, तो उनका पालन करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। नतीजा हुँ, क्या होता है, जनता विद्रोह कर देती है। हाँ, वहाँ पर कवि जो है एक पात्र के माध्यम से उसको संदेश देते हैं कि तुमने नियम बनाए ये बहुत अच्छा है, हुँ, लेकिन तुम इन नियमों से ऊपर नहीं हो। तुम्हारे हुँ, लिए भी इन नियमों का पालन करना हाँ, उतना ही ज़रूरी है जितना कि इस जनता के लिए। आप हिंदी में तो एक्सपर्ट है, हिंदी में पढ़ती है और आप और अन्य कौन-सी भाषा में किताबें पढ़ती है? जैसे इंग्लिश है या और हाँ, कौन-सी बस भाषा मैं है? हिंदी,
और इंग्लिश में ही मैं पढ़ती हूँ। हुँ, बहुत पहले संस्कृत पढ़ाई के दौरान जब संस्कृत भाषा हमारे पास थी, तो संस्कृत में पढ़ी थी। उसमें अ, स्वप्न वासवदत्ता और मेघदूत, ये कुछ थोड़े बहुत पढ़े हैं, अच्छे हुँ, लगे मुझे। हुँ, और हाँ, गीता, भगवद गीता तो मेरे पास अभी भी मेरे बेड साइड टेबल पे रखी है, जो मैं रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद मैं ज़रूर थोड़ा-थोड़ा, चाहे पढ़ मैं एक ही श्लोक पढूँ, लेकिन हाँ, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। ओके। अभी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हिंदी पढ़ना शुरू करना है, मतलब जैसे अन्य लैंग्वेज में वो पढ़ते हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ते। तो हिंदी पढ़ने में रुचि रखने वालों को आप क्या सुझाव देंगी कि कौन से लेखक या कौन से कवि वो पढ़े? देखिए, हिंदी को अगर आप मतलब आपकी भाषा अभी शुरुआती दौर में है और आप थोड़ा-सा पढ़ना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले प्रेमचंद को पढ़िए। ओके। हुँ, क्योंकि प्रेमचंद को जन-जन का लेखक कहा जाता है। हुँ, हुँ, प्रेमचंद का अपना जीवन, अगर आप उनका एक चित्र पहले बहुत हुँ, कम चित्र हैं उनके, लेकिन फिर भी अगर कोई उनका चित्र देखेंगे, तो वो देखेंगे कि एक बहुत ही दुर्बल सा, गरीब सा एक व्यक्ति, जिसकी धोती भी हुँ, बहुत पुरानी है, पैर हाँ, में किसी चित्र में उनके पैर में जूते हाँ, तो ख़ैर नहीं मिलेंगे, चप्पल है या किसी हुँ, में वो भी नहीं है। और वो अच्छा। कहीं ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ का बड़ा पुराना-सा घर है। हुँ, लेकिन मतलब आज के टाइम में हम प्रेमचंद की किताबों को गोल्डन माउंट करके रखते हैं, लेकिन जिस समय के प्रेमचंद खुद थे, हुँ, उस समय वो बहुत गरीबी में रहे, और अच्छा। इसी कारण उन्होंने अपने आस-पास की जुड़ी हुई घटनाओं से को ही अपनी कहानियों में डाला है। जैसे हुँ, बच्चों के लिए उनकी लिखी हुई किताब है नमक का दारोगा। का दारोगा मतलब आप लोगों को ध्यान होगा कि ब्रिटिशर्स ने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था। जी, जी। तो जो लोग उस टैक्स को वसूलते थे, कलेक्ट करते थे, उनको हुँ, नमक का हुँ, दारोगा कहा जाता। अच्छा, ओके। तो नमक का दारोगा जो कहानी है, वो यही है कि आपके सामने, हुँ, चाहे एक ज़मींदार, मतलब उस व्यक्ति के सामने एक बार ज़मींदार आ जाता है और वो हुँ, कहता है कि मैं तो ज़मींदार हूँ, मैं तुम्हें टैक्स क्यों दूँ? हुँ, तो उसने कहा कि आप कोई भी हो, मेरा काम ये टैक्स, ये कर वसूलना है, तो मैं ये कर वसूलूँगा। हुँ, 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 और उन्होंने वो कर जो था वो वसूली, हुँ, अपनी ईमानदारी से। तो हाँ, बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा देने के लिए नमक का हुँ, दारोगा बचपन में ही पढ़ाई जाती है। अच्छा, ओके, हाँ, और इसके अलावा उनकी जो कहानियों का संकलन है, कलेक्शन है, हुँ, हुँ, वो भी मानसरोवर करके एक सीरीज़ निकली हुई है। हुँ, हुँ, वो उसमें उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, अच्छा, जो हुँ, हुँ, बेशक हम बच्चों को पढ़ाएँ, तो बच्चों को जो आजकल के सो कॉल्ड जैसे मॉरल एजुकेशन है, हम कहानियों के माध्यम से बहुत आसानी से दे सकते हैं। जी, लेकिन बिल्कुल, उनको नैतिकता और ईमानदारी की ज़रूरत तो जीवन के हर पड़ाव पर पड़ती है। हमें बिल्कुल, उनसे शिक्षा ले सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी, रहा ये जी, डिस्कशन। हमारे साथ आप जुड़ी इसके लिए बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे आपके साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।